हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ का एक सब टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो आपके अर्थक्वेक से भी आ सकते हैं, अर्थक्वेक से, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स से आ सकता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। इसको हम ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आगे की बातें होंगी ज्योग्राफी की, वो इसी टॉपिक के पार्ट्स होंगे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी से आ जाएंगे लाइव, सो डेट हम लोग क्लासेस करें अपनी स्टार्ट, ठीक है। अब आप देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। प्रीवियस क्लास में हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था, है ना। इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था हमने। इंटीरियर ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था और उसके अंदर हमने देखा था कि अर्थ की है लेयर्स, ठीक है। और इन लेयर्स की अगर हम बात करें तो क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है। हर एक लेयर की अपनी डेंसिटी है, हर एक लेयर की अपनी थिकनेस है। जय हिंद बच्चे। हर एक लेयर का अपना एक स्टेट की है। एक सॉलिड है, फिर जैसे मेंटल है, इसका अपर पार्ट सॉलिड है, लोअर सेमी मोल्टन है। और फिर अगर हम कोर की बात करेंगे तो अपर पार्ट इज लिक्विड एंड द इनर कोर इज सॉलिड, राइट। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है और मेंटल है, क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, जो मेंटल है दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, तो ये जो क्रस्ट और अपर मेंटल है, इसको हम लिथोस्फेयर बुलाते हैं, ठीक है जी। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज कॉल्ड lithosphere, right? Is called lithosphere. Now lithosphere is something which is quite important. लिथोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, हाइड्रोस्फेयर के कांटेक्ट में है, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? बायोस्फेयर मिल रहा है, जनजीवन मिल रहा है, ठीक है जी। नाउ लिथोस्फेयर के नीचे जो दूसरी लेयर है वो है मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर से जो नीचे लेयर है वो है बायरोस्फेयर, ठीक है। देखिए लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। मेसोस्फेयर क्या है? अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल। बायरोस्फेयर क्या है? अपर कोर, सॉरी मैंने अपर लिख दिया, आउटर कोर एंड द इनर कोर। आउटर कोर प्लस इनर कोर, ठीक है। ये दो चीजें क्या हो गई आपकी? मिलजुल कर कुछ ऐसे स्फेयर्स बनाते हैं जो कि अपने कॉम्पोजिशन के हिसाब से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लिथोस्फेयर इज क्वाइट सॉलिड, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलता है, सिलिका मिलता है, ठीक है। कुछ पार्ट में सीमा मिलता है, सियाल एंड सीमा आपने सुना होगा, तो इसको हम लोग लिथोस्फेयर बुला देते हैं। क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। नाउ इन अपर मेंटल देयर इज अ लेयर, देयर इज अ पार्ट, देयर इज अ प्लेट इन अपर मेंटल। इन अपर मेंटल lies the asthenosphere. क्या होता है जी? asthenosphere. Now asthenosphere is a layer, part of mantle, upon which crust is floating. क्रस्ट क्या करता है? फ्लोट करता है, ठीक है। नाउ दिस फ्लोटिंग crust
is divided into sorry is divided into plates. अगर तो हमारा अर्थ का आउटर पोर्शन प्लेट्स में डिवाइडेड नहीं होगा तो बिल्कुल वैसा ही अंजाम, बिल्कुल वैसा ही परिणाम, बिल्कुल वैसा ही स्थिति बनेगी जैसे एक प्रेशर कुकर के अंदर, कुकर के अंदर जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है और उसका जो वेट है, एक एग्जिट पॉइंट है, उसका जो वॉल्व है, वहां से स्टीम अगर नहीं निकलती है तो क्या होगा, बस्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारे अर्थ में ये प्लेट्स नहीं होगी तो हमारी अर्थ इंटीरियर के अंदर जो टेम्परेचर है और उसकी वजह से ज्यादा हीट है वो बस्ट कर देगा हमारी अर्थ को, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। सो दीज प्लेट्स आर वॉल्व्स, एग्जिट वॉल्व्स, ठीक है। इसकी वजह से मैग्मा बाहर आता है या लावा हम कह सकते हैं, लावा बाहर आता है। लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, डोंट वरी। इसकी वजह से लावा बाहर आता है, इसकी वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कि डिस्ट्रक्शन करती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है। एंड कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। आप जानते हैं कि थ्योरीज के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जय हिंद बच्चे, आइए, शाबाश। थ्योरीज के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जितने भी थ्योरीज हैं वो हैं, स्कॉलर्स ने, थिंकर्स ने कुछ थ्योरीज दी है हर एक टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, आप लैंड मास भी कह सकते हैं। तो लैंड मास या कॉन्टिनेंट्स की जो मूवमेंट है उसके पीछे देयर आर थ्री थ्योरीज व्हिच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। नंबर वन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, continental drift theory. This theory was propounded by Alfred Wegener in 1913. According to Alfred Wegener, there was a super continent, a single landmass was there, that is Pangea. That Pangea landmass got divided into two landmasses. One is Gondwana land, another is Angara land. Angara land was also called Eurasia plate, and the Gondwana plate, that was the South American plate. Not only South America, but combined with Africa, Australia, and the Indian subplate was there. Okay, so according to Alfred Wegener, these landmass, these different continents got separated 512 million years ago. 512 million years ago, and when these continents, they were moving apart from each other, they got settled in different places, and there was a theory called zigzag theory. According to zigzag theory, and this zigzag theory also proved कि जो दो लैंड मास है, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, अगर हम उसको सेट करेंगे, लेकर के आए उसको सेट करें, तो उनके बीच में जो सेपरेशन है, जो उनका डिवीजन है, वो एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है। इसलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी मूवमेंट ऑफ लैंडमास थ्योरीज, ठीक है जी। सो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, बट this continent drift theory was challenged by Henry Hess. Challenged by whom? By Henry Hess. And Henry Hess proposed sea floor spreading. Sea floor spreading.
According to Henry Hess, he said in 1927, he said, Jai Hind बच्चे, Jai Hind. He said that the thickness of continent vary from continental shift to oceanic shift, oceanic lithosphere. When this oceanic lithosphere is quite thinner as compared to the continent, so volcanism के हिसाब से, according to volcanism, यहां से ज्यादा मैग्मा बाहर निकलता है. मैग्मा बाहर निकलने की वजह से लैंड मास, जो वैगनर ने बोला था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, सी इसमें हेनरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अकॉर्डिंगली बोला कि लैंड मास मूव कर रहे हैं क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, मैग्मा वहां से बाहर निकलता है, बिकॉज उसका जो विड्थ है वो कम होता है कॉन्टिनेंट शेल्फ जो है उसके अकॉर्डिंगली. जय हिंद बच्चे. आइए. सो ये थ्योरी चैलेंज करी कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर नहीं रहे हैं, बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है तो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, विच लेड टू द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. दिस बोथ थ्योरीज आर एक्चुअली, they were not complete. One is saying only continents are moving, that is Alfred Wegener. Jai Hind बचाइए. Henry Hess, he was saying that only sea floor is spreading. Now we have third theory. We have continent drift theory. Continental drift theory. I'm so sorry about it. I'm sorry. Third theory was plate tectonic theory. Plate tectonic theory. It was proposed in 1967 by Mackenzie and Parker. Mackenzie and Parker. They both put forward the plate tectonic theory. Now, according to plate tectonic, this theory, plate tectonic, this theory, that is plate tectonic theory, it was based on convectional current theory. It was based on convectional current theory, and convectional current theory was put forwarded by Arthur Holmes, right, in 1964, most probably. Arthur Holmes, he said that we have a huge mass of lava upon which this asthenosphere is floating. और जब कभी मैग्मा निकलता है बाहर, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर जो है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है, different plates. 7 major plates we have, like Pacific plate, North American plate, South American plate, African plate, Australian plate. All these plates are floating on asthenosphere, and this asthenosphere lies just above the semi-molten lower mantle, which result in the coming out of magma out of these plates, right? So the coming out of magma from the lower mantle is called convectional current theory. That was put forwarded by Arthur Holmes, and this theory was further reviewed and concluded by Mackenzie and Parker, and they rest their case as plate tectonic theory in 1967. I hope everything is clear till now, that plate tectonic movement of continent, we have 3 theories for this. One is continental drift theory, second one we have sea floor spreading, third one we have plate tectonic. Yes or no?
let me know that yes, everything is taken care of and everything is clear till now. एक बार बता दीजिए कि yes. ठीक है, then we are going to take a view on different plates, right? But इन सभी चीजों से होता क्या है, इन सभी चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा कि एस्थीनोस्फेयर है एंड एस्थीनोस्फेयर के ऊपर प्लेट्स आर फ्लोटिंग, राइट? व्हेन दिस प्लेट्स आर फ्लोटिंग ना, when these plates are floating, so there are actually three type of movements. One is convergence, second one is divergence, and third one is parallel, right? Convergence of plate. We have two plates. When these two plates collide with each other, when these two plates coming closer to each other, it is called convergence of plate. This is the convergence. This convergence of plate is also known as destructive plate. Destructive plate. When two plates collide with each other, and these two plates are actually vary in their length and density and the composition. So when two plates collide with each other, so they used to have an impact. And the heavy plate, this is a heavy plate, and this one is a lighter plate. Heavy plate used to subsume, धरती के नीचे चली जाती है। टू प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करी और एक प्लेट नीचे चली गई। जब ये नीचे जाती है, इसको टेम्परेचर मिलता है ज्यादा, क्योंकि धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है। ये क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है। मेल्ट होती है इसलिए डिस्ट्रक्ट हो जाती है, इसलिए इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। और जब ये लाइटर प्लेट ऊपर की तरफ उठती है, इट रिजल्ट इन दी फोल्डिंग ऑफ लिथोस्फेयर, राइट? ये फोल्डिंग होती है तो ये लाइटर प्लेट में होती है। ये लाइटर प्लेट जब फोल्डिंग होती है तो यहां पर दो टाइप की स्ट्रक्चर्स बनते हैं। It result in the two type of landforms. One is anticlines, second one is syncline, right? जब हमारे पास दो प्लेट्स टकराती है, लाइटर प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऊपर उठने से उसमें कुछ ऐसी वेव्स बनती है। जो पार्ट अपलिफ्ट करता है वो है एंटीक्लाइन, जो डाउनवर्ड एरिया है ये है सिंक्लाइन, राइट? तो ये फोल्डिंग से हमारे पास, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट से हमारे पास क्या बनते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट से हमें मिलते हैं माउंटेन बनते हैं। फोल्ड माउंटेन हमें रिजल्टेंट मिलते हैं एज पर दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फोल्ड माउंटेन के साथ साथ आपके पास वैली बन रही है। फोल्ड माउंटेन पर ग्लेशियर्स बनते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, रिवर बनता है। रिवर जो है वो अपने एब्रेशन और एट्रीशन टेक्निक से सैंड सिल्ट बनाता है, मड बनाता है और अलुवियल सोइल प्रोवाइड करता है। तो हमारे हिमालयस के फुट हिल्स में जो हमारे पास अलुवियल सॉइल डिपॉजिट है, वो उसके लो ग्रेडियंट होने की वजह से हमें मिलता है। अब आप देखिए मैं कितने टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं।
anticline, syncline, the composition of this your pebbles, gravels, sand, silt, mud, clay, abrasion, attrition, and the deposition of all these material as alluvial soil. कितनी सारी चीजें मैंने आपके सामने बोली। इन सभी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में आपको अलुवियल सोइल भी सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, आपको एब्रेशन एक्ट्रीशन भी सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, और यूपीएससी एक क्वेश्चन आपके पास फेंकेगा बाउंसर के फॉर्म में कि आपको साइज बताना है सैंड पार्टिकल का, कि सैंड बड़ा है या सिल्ट बड़ा है या क्ले बड़ा है। ये सभी चीजें आपको इन्हीं टॉपिक से सब पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, जो कि पूछा भी जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल फोल्डिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। अभी मैं यहां पर कुछ ज्यादा बाउंसर्स आपके लिए नहीं डालने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा, चलिए मैं बता देता हूं, डोंट वरी अबाउट। देखिए, जब फोल्डिंग हो रही होती है तो उससे पहले एक लैंड मास होता है बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज अ लैंड मास, और इस लैंड मास में सबसे नीचे पेबल्स देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर कुछ लाइटर कंपोजिशन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर और कुछ लाइटर कंपोजिशन देखने को मिलेगा। राइट, अगर मैं यहां पर कलर लूं थोड़ा डार्क कलर, दैट इज येलो कलर, चले नहीं आया। ये जो एरिया है ये है आपके हैवी पेबल्स, पत्थर है भाई, सिंपल सी बात है, रॉक्स है। इसके ऊपर आपके पास आपको सैंड मिलेगा, उसके ऊपर आपको सिल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, लिख के बता रहा हूं, पूरा लेयर हमारे पास। यहां पर रॉक्स भी हैं, रॉक में से मिनरल मिलते हैं, मिनरल्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहां पर इस पूरे लैंड मास में हुई मूवमेंट होने की वजह से ये लाइटर प्लेट का पार्ट था, ये पूरा लैंड मास। अब ये क्या होगा, ये इस तरीके से एक वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोल्डिंग हुई है, दो लैंड मास हुए हैं, उसके बीच में कोलिजन हुआ है, कोलिजन होने से प्रेस तो होगी ना चीज, किसी भी चीज को आप प्रेस कीजिए फोल्डिंग तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है। कोई भी लैंड मास आप ले लीजिए, इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे ये फोल्डिंग तो हुई ना, मैंने क्या किया, मैंने पुश किया इसको, दोनों तरफ से फोल्डिंग हुई। आप ऐसे कोई भी चीज लेंगे, किसी भी चीज को क्रश करेंगे, फोल्डिंग तो होगी होगी, ऐसे ही लैंड मास में होता है। आप जब दो लैंड मास एक दूसरे की तरफ आई है तो हैवी पार्ट तो नीचे चला गया, लेकिन लाइटर पार्ट ऊपर उठते हुए जो उसका कॉम्पोजिशन है वैसे वेवी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेव्स है, ये जो लैंड मास के अंदर कहीं कहीं पर एंगल्स बने हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं एक्सियल प्लेन। क्या बुलाएंगे? एक्सियल प्लेन। अब इन एक्सियल प्लेन का आपने एंगल सेट करना है। अगर तो ये राइट 90 डिग्री पर है तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। अगर तो ये 60 डिग्री पर है तो इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। अगर ये आपके 45 डिग्री पर बन गया है तो इसको हम बोलेंगे रिकम्बेंट। ठीक है, तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड रिकम्बेंट, ये फोल्डिंग के फर्दर 3 पार्ट हैं। किस टाइप की फोल्डिंग हो रही है? फोल्डिंग हो रही है सिमेट्रिकल फोल्डिंग, एसिमेट्रिकल फोल्डिंग एंड रिकम्बेंट फोल्डिंग। और जब इस रिकम्बेंट फोल्डिंग में मिनरल्स अपसाइड डाउन हो जाते हैं तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, अपसाइड डाउन हो जाते हैं मिनरल्स, ऊपर नीचे हो गए, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, अब हम मिनरल्स को बिल्कुल खोज नहीं सकते हैं, इसको हम नया नाम देते हैं इस टाइप की फोल्डिंग को, कि इतना इंपैक्ट हुआ था सोचिए फोल्डिंग में कि मिनरल्स ऊपर नीचे हो गए सारे, इसको हम लोग बोलेंगे नेपे।
napped type of folding. This napped type of folding, we have a very good example with us. जहां पर napped type of folding हुई, that is your Himalayas. हिमालयाज किस टाइप की फोल्डिंग है? हिमालयाज napped टाइप की फोल्डिंग है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में कि व्हाई इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल in Himalayas to extract minerals. Why? Because of this napped type of folding where minerals got upside down. The impact was so vicious that we cannot even have a rough estimate कि कितने depth के अंदर वो mineral होगा. And the height of Himalayas, you know this, we have 8,000 meter plus height of Himalayas with us. तो यहां पर अगर एक्सप्लोजन्स लगाएंगे तो लैंडस्लाइड हो जाएगा और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है. सो मिनरल्स इसलिए हिमालयाज में नहीं मिलते. ठीक है, मुझे लग रहा है कमेंट देखना कोई हाई वो हो गया क्या? कमेंट के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या कि वहीं पे बच्चे रुके पड़े? मुझे कोई फ्रेश कमेंट नहीं दिख रहा. नहीं आया है जी के नाम से. अब आया जी, आया आपका. मुझे लगा कोई कमेंट ही नहीं कर रहा था. आ गया. ठीक है. सो ये जितने भी फोल्डिंग हुई है ये मूवमेंट ऑफ प्लेट की वजह से हुई है. एंड दिस मूवमेंट इज कन्वर्जेंस व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर. हिमालयस collided with Eurasian plate 60 million years ago. It resulted in the formation of Himalaya 60 million years ago. Right? Now, we have divergence of plate. Second folding, we have divergence of plate. Divergent लिख दिया मैंने divergence of plate की जगह पर. Divergence में क्या होता है? देखिए, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, अगर मेरी बात को आपने बिल्कुल समझ लिया है, सो दिस इज लिथोस्फीयर and beneath lithosphere lies the lower mantle, and beneath lower mantle we have core, liquid state में with high temperature of 4500 degrees Celsius. You can easily estimate कि every element, every mineral, every matter will be at the liquid state at 4500 degrees Celsius. And when this lava is coming out, it results in the separation of two plates at the boundary. It results in the separation of plate at the boundary. This boundary form the volcanoes. If lava comes out, they form the volcano there, right? If magma solidify itself inside the earth, it results in the formation of different rocks like granite, like gabbro. ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट के अंदर. लेकिन मैं इतना ज्यादा अभी एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं. डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट when two plates separate each other because of the this lava, and this thing is known as convectional current. This theory was put forwarded by Arthur Holmes. Clear? So जब एक बाउंड्री और जहां से दो प्लेट सेपरेट होती, वो कॉन्टिनेंट की जगह भी हो सकती है जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं.
वो कॉन्टिनेंट ओशियन की जगह भी हो सकती है, वो ओशियन की जगह भी हो सकती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियानिक प्लेट एक दूसरे से सेपरेट हो सकती है, या फिर सिर्फ ओशियानिक प्लेट एक दूसरे से सेपरेट होगी। ओशियानिक प्लेट सेपरेट होती है, पैसिफिक प्लेट उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और जहां पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है उसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं पैसिफिक में। ये पूरा पैसिफिक के अंदर एक बेल्ट है जहां पर वोल्केनिज्म होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट की वजह से। अगर एक प्लेट मैग्मा बाहर आने की वजह से या लावा बाहर आने की वजह से मूव करी है, वो दूसरी तरफ जा करके किसी प्लेट से कोलाइड तो होगी ना। तो जब एक प्लेट एक तरफ से मूव करती है, दूसरी तरफ जा करके दूसरी प्लेट से कोलाइड करती है, ये दो थ्योरीज को वाइंड अप किया मैकेनिजियन पार्कर ने कन्वेक्शनल थ्योरी इसमें डाल करके, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कंक्लूड किया इन द ईयर 1967। क्लियर, डन वाली बात है। इसको हम लोग बुलाते हैं डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट या डाइवर्जेंट थ्योरी, इट रिजल्ट इन द लैंडफॉर्म अगेन। कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं? देखिए, यहां पर रिजेस बनते हैं। रिज जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम जो आपका ओशन बेड होता है ना, जिसको हम एबिसल प्लेन भी कहते हैं, जो समुद्र की सतह है, वहां पर रिज बनते हैं। जब प्लेट अलग होती है वहां पर मैग्मा बाहर आता है और आकर के दोनों प्लेट के एज पर सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई हो जाता है उसको हम रिच बुलाते हैं। मेरे पास होगा बिल्कुल यहाँ पर, आई कैन शो यू। अगर आप देख पा रहे हैं, ये ओशन बेड है, इस ओशन बेड से मैग्मा बाहर आया है। मैग्मा बाहर आएगा तो यहां पर क्या होगा, पहाड़ी की तरह बन जाएगा वो। ठीक है, इसको हम रिज बुलाते हैं, दिस इज ओशन रिज। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट पे होगा तो इसको हम फोल्टिंग बुलाएंगे। फोल्टिंग अगर हम बुला रहे हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को हम लोग बुलाते हैं रिफ्ट वैली। इंडिया में कोई रिफ्ट वैली मिलती है क्या? इंडिया में अगर रिफ्ट वैली मिलती है तो वो है आपकी विंध्या वैली, विंध्या रिवर, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ यू कैन से विंध्या, लेकिन मैं नर्मदा वैली बोलूंगा तो ज्यादा एप्ट रहेगा। ठीक है, नर्मदा, क्योंकि उसके नदन साइड में आपकी विंध्या, सदर्न साइड में सतपुड़ा है। ठीक है, सो रिफ्ट वैली इंडिया में मिलती है। सो सर, अगर इंडिया में रिफ्ट वैली मिलती है तो क्या वोल्कनिज्म भारत में हुआ था? वोल्कनिज्म भारत में नहीं होता है, अंडमान एंड निकोबार में होता है बस। ठीक है, वोल्कनिज्म नहीं हुआ था भारत में, ना होता है, कोई वोल्केनिक स्पॉट भारत में नहीं है। लेकिन 512 मिलियन ईयर्स एगो जब कॉन्टिनेंट्स मूव करने स्टार्ट हुए थे, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, तो इंडिया जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रियन प्लेट का कंबाइंड पार्ट था, जब ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टूटे तो इंडिया के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ा। भारत की जो भूमि उस टाइम पर थी, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में थी उस टाइम पर, हिमालय जैसी कोई चीज नहीं थी हमारे पास, रिवर गंगा हमारे पास नहीं थी, यमुना हमारे पास नहीं थी, हमारे पास ना वेस्टर्न घाट थे ना ईस्टर्न घाट थे, एक लैंड मास था हमारे पास, और उस लैंड मास में गोल्ड, उसकी खदानें थी, ये सभी चीजें थी। तो जब ये भारत का टुकड़ा अलग हुआ 512 मिलियन ईयर्स अगो, तो हमारे भारत के बिल्कुल सेंटर में उस डाइवर्जेंस का इंपैक्ट पड़ा। वोल्कनिज्म तब भी नहीं हुआ, मैग्मा तब भी बाहर नहीं आया, लेकिन जब लगभग लगभग 120 मिलियन ईयर्स अगो ये अफ्रीका के रियूनियन आइलैंड के पास पहुंचा भारत तैरता हुआ, तो वहां पर काफी ज्यादा टेम्परेचर मिला इसको, क्योंकि वहां पे कॉन्टिनेंट कम विड्थ का था। ज्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस होने की वजह से कुछ रॉक मेल्ट हुए और वो बाहर की तरफ निकले, रिजल्टेंट हमें विंध्यास एंड सतपुड़ास मिले, और जो चीजें भारत के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गई और
मिनरल्स बन गई, उसके फॉर्म में हमें मिलते हैं आयरन और बॉक्साइट और न जाने कितने मिनरल्स हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं, भारत की भूमि के नीचे से मिलते हैं। इसीलिए हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, कैमूर, इन सभी चीजों को हम लोग बुलाते हैं वेयर हाउस ऑफ मिनरल्स, वेयर हाउस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो को इसलिए बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुई है, रिजल्ट है इन सब चीजों का, ये कब हुई है, इसके पीछे जो कारण है वो हम वो पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल आप चीजें इनका बेस तो देखिए कि कॉन्टिनेंट कैसे मूव होते हैं, क्या क्या चीजें मिली। तो डाइवर्जेंट जो पार्ट है, जो मूवमेंट है, उस डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट से हमें मिलता है रिज, दूसरा मिलता है जी हमें फोल्ट, फोल्टिंग, थर्ड मिलता है हमें रिफ्ट वैली और वोल्केनोस। डन है जी मामला, क्लियर है यहाँ पे, चले आगे। चल, अब हमारे पास दो चीजें आपने देखी, देख अब एक चीज आपने देख ली है कि हमारे पास सर प्लेट कौन कौन सी है। आपने तो बताया कि प्लेट्स जो है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती है। तो प्लेट्स दो टाइप की होती है, एक होती है मेजर प्लेट, बड़ा हिस्सा, एक होती है माइनर प्लेट। मेजर प्लेट हमारे पास 7 है, 7 कॉन्टिनेंट्स भी है, 7 मेजर प्लेट्स भी है। ओके, अंटार्कटिका इज अ मेजर प्लेट, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट प्लेट, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट प्लेट। एंड you should know, please take a note ki Pacific is also the deepest ocean, that's why it result in the ring of fire. Okay, so it is Pacific plate. Then we have India, Australia, New Zealand plate, African plate and Eurasia plate. You can easily see here Eurasia plate, African plate, North America, South America, Pacific and the Antarctica plate, and Australia, India, Australia, New Zealand plate. Okay, it is considered one plate only. All right, there are several minerals, there are several minor plates जो कि इन सभी मेजर प्लेट्स के बीच में है। उसमें से हमें सबके नाम नहीं जानने हैं, ना पढ़ने हैं, ना याद रखने हैं, क्योंकि 207 प्लेट्स के आसपास है माइनर वगैरह मिलाकर। बट हमें कुछ प्लेट्स का नाम बिल्कुल जानना है, देखना है। अरेबियन प्लेट इज अ माइनर प्लेट, और अरेबियन प्लेट माइनर प्लेट में सबसे बड़ी प्लेट है। ठीक है, कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, ये कुछ नाम है। यहां पर आप देख सकते हैं माइनर प्लेट्स में लिखे हुए, अरेबियन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कैरोलिना प्लेट, कोकोस प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, नाजका प्लेट, फिलिपिन प्लेट, पर्शियन प्लेट, पर्शियन मतलब ईरान के आसपास का जो प्लेटू रीजन, एनातोलिया प्लेट, एनातोलिया इज द रीजन जो कि टर्की के अंदर है, प्लेटू रीजन है। ठीक है, उसको भी माइनर प्लेट में माना जाता है। चाइना प्लेट, फिजी प्लेट, ये सभी प्लेट जो है माइनर प्लेट्स है। एज यू कैन सी, ये प्लेट एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होती है तो माइनर प्लेट जनरली ऊपर आ जाती है और हैवी प्लेट नीचे की तरफ सब्स्यूम होती है। इट रिजल्ट इन दी वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, अगर तो कन्वर्जेंस हुआ है, एंड फोल्ट, फोल्टिंग, फोल्ट माउंटेन यू कैन से, ब्लॉक माउंटेन यू कैन से, रिज, वोल्केनोस अगर तो डाइवर्जेंस हुआ। ओके, ये डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो है आपको मैप में एक बार देखना पड़ेगा, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। चलेंगे,
So why Africa is dividing into two plates? अफ्रीका इज डिवाइडिंग इनटू टू प्लेट्स और उसका इंपैक्ट भारत पे क्या होने वाला है? देखिए, अफ्रीका एक अच्छा खासा कॉन्टिनेंट है, अच्छा साइज है उसके पास, और भारत पूरी जो हमारी जो धरती है उसके एकदम सेंटर में। अब तीनों ट्रॉपिक्स यहाँ अफ्रीका से गुजर जाते हैं, इक्वेटर भी वहां से गुजरता है, वहां पे अच्छी खासी बारिश भी होती है, अच्छा खासा पानी भी है, घने जंगल भी है। ज्यादा पानी होने की वजह से एक लेक है वहां पे, विक्टोरिया लेक। उस विक्टोरिया लेक में पानी अच्छा खासा जमा हो रहा है। उसी के साथ साथ तंगलाइका प्लेट भी है वहां पर, तंगलाइका लेक भी है वहां पर। उन सब में अच्छा खासा पानी है। तंगलाइका इज द सेकंड डीपेस्ट लेक। पानी ज्यादा होने की वजह से और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब आपने पढ़ा है कि जो सतह है, ओशन बेड जो है, वहां पर कम थिकनेस होने की वजह से वो स्प्रेड करता है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट से मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा बाहर आएगा अगर, और दो पार्ट में अफ्रीका को तोड़ देगा वो, तो जो आपका ईस्टर्न अफ्रीका है वो इंडियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगा। वो तैरता हुआ इंडिया की तरफ आकर आ जाएगा और इंडिया की तरफ आकर के उससे टकराएगा। जो हमारा वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है वहां पर इंपैक्ट होगा और वो एकदम सूखे रीजन में बदल जाएंगे इन फ्यूचर। इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर दिस, लेकिन ऐसा होगा जरूर। जो हमारे लद्दाख रीजन है, हमारा जो लद्दाख रीजन है वो सूखा है, सूखा है मतलब डेजर्ट है, माउंटेन डेजर्ट है, ड्राई रीजन है। हेल्पफुल है हमारे लिए वो हवाएं जो आती हैं केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र से होते हुए साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से, और वो आकर के भारत में प्रोवाइड करती हैं क्या? मानसून। लेकिन जब ये अफ्रीका आकर के भारत से टकरा जाएगा और यहां पर फोल्डिंग होगी अगेन, इतने ज्यादा बड़े ऊंचे पर्वत वहां पर बन जाएंगे, लगभग 6000 मीटर की मान के चले कि हाइट हो जाएगी। तो जो हमारे पास आज का महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला वाले रीजन है वो अगेन लद्दाख वाले रीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब आपका फोल्डिंग होगा तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो यूपी वाला इलाका है, जो पूरा मध्य प्रदेश वाला इलाका है, वो उतना ही रेनफॉल को रिसीव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे धरती के अंदर बदल जाएगा इन फ्यूचर जब अफ्रीका प्लेट डिवाइड होगी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है, कन्वेक्शनल करंट्स भी जो है, और आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये होता आया है, स्टडीज से पता लगा है। राजस्थान जो आज का डेजर्ट इलाका है वो किसी टाइम पर कोस्टल एरिया हुआ करता था, सोचिए। और जो हमारा कोस्टल रीजन है आज का, वो लैंडलॉक रीजन हुआ करता था। तो जो मिनरल्स मिलते हैं हमें, जो फॉसिल मिलते हैं, वो इस बात के हमारे पास विटनेस भी है हमारे पास, ठीक है। तो इन फ्यूचर भारत का क्या स्थिति होगी, भारत के अंदर जो भी मानसून आ रहा है, भारत के अंदर जितनी वनस्पतियां भी मिलती हैं, वो इन फ्यूचर, हालांकि समय लगेगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से अपना जीवन निकाल देंगे। लेकिन ऐसा होगा, कोलाइड करेगा जब अफ्रीका फर्दर इंडिया से, ठीक है। उससे पहले हमारे भारत में वेव्स भी काफी अच्छी खासी आएगी, डूब भी जाएगा भारत का वेस्टर्न पोर्शन। क्यों? क्योंकि जो इंडियन ओशन जो है वो उसके ऊपर अफ्रीकन प्लेट तैरती भी आ रही है और अपने साथ ढेर सारी टाइड्स, वेव्स लेकर के आएगी, सुनामीज भी आएगी। तो ये सभी चीजें होगी। कन्वर्जेंस ऑफ बाउंड्री, डाइवर्जेंस ऑफ बाउंड्री, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, और इन सभी चीजों को हम लोग एक बार आप स्टडी मटेरियल में देख लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको जो समझाई है चीजें, उसको आपको पढ़ना है एक बार याद करने के लिए। ये मटेरियल मैं जस्ट आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यू गाइस टेक केयर, आई विल कनेक्ट विद यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।